सिंपल बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी समझ रहे हो ना? बायोडाइवर्सिटी होता है क्या है ना? बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है, सिंपल नाम से समझिएगा। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बायो और डाइवर्सिटी, है ना? मतलब बायो को अलग कर दो और डाइवर्सिटी अलग कर दो, है ना? बायो का मतलब होता है लिविंग बींग्स, जीवों की बात करेंगे। डाइवर्सिटी मतलब अंतर, है ना? उसमें वेरिएशन। तो हम किसकी डाइवर्सिटी की बात करें? बायो की। बायो मतलब जीवों में डाइवर्सिटी। समझ रहे हैं ना इस शब्द का मतलब क्या होता है? तो ऐसे सिंपल इसका अर्थ आप यहाँ पर देखिए क्या होता है। क्या दुनिया में एक जैसे जीव है बेटा? सब एक जैसे जीव दिख रहे हैं आपको? कोई यूनिसेल्युलर है ना? कई मल्टी सेल्युलर है, यहाँ पर मछली है, मगरमच्छ है, चमगादड़, ऐसे बहुत सारे जीव है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डाइवर्सिटी। मतलब हम छोटे से छोटे जीव, यूनिसेल्युलर जीव को भी हम जानते हैं, और बड़े से बड़े जीव, मगरमच्छ हो चाहे उससे भी बड़ा कोई जीव, हाथी, व्हेल, इस सब के बारे में भी पढ़ते हैं। ये क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी। ये क्या है? इसमें वेराइटी है, अलग अलग टाइप के, है ना? इसमें अंतर है। ये है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, सिंपल। बायोडाइवर्सिटी को आप इसको ये भैया बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को हम तोड़ते हैं, है ना? तो हम ऐसा तोड़ रहे हैं, बायो, उसके बाद इधर हम लिख दिए डाइवर्सिटी, है ना? बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग बींग्स, है ना? लिविंग। और यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी, वेरिएशन, है ना? तो हम किसकी वेराइटी, किसकी वेरिएशन की बात कर रहे हैं? लिविंग बींग्स, जीवों में वेराइटी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये डेफिनेशन क्या है, इसको हम लिख देते हैं वेराइटी। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज रिप्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, है ना? तो जाहिर सी बात है, दुनिया में, हमारी इस पृथ्वी में जितने भी जीव है ना? क्या सभी जीव एक जैसे हैं? सब अलग अलग है ना? तो सब अलग अलग है, तो यही तो कहलाता है डाइवर्सिटी, है ना? तो हम लिविंग बींग्स की डाइवर्सिटी के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सिंपल ध्यान से सुनेगा। देखिए, अब जितने भी जीव हैं, तो सबको हमको पता लगाना है कितने प्रकार की स्पीसीज है ना? कितने टाइप की स्पीसीज है और टोटल स्पीसीज कितनी है ना? तो एक संस्था है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये एक संस्था है। इस संस्था के अनुसार से क्या होता है कि ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचर है, सबका कंजर्वेशन करते हैं। मतलब उसमें जीव हैं, तो कितने जीव हैं, उन सब के बारे में कैलकुलेशन कौन रखता है? ये, है ना? उसको पूरा डाटा कौन रखता है? ये। ठीक है, तो ये क्या करता है संस्था? ये रखता है डाटा, टोटल दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब का डाटा रखता है। ठीक है, अब इस संस्था के अनुसार से ये जो कंजर्वेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अनुसार से क्या है कि दुनिया में टोटल कितने जीव हैं या फिर कितनी प्रजातियां हैं। टोटल आप नॉर्मल यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे प्लांट में भी अलग अलग वेराइटी देख सकते हो, कुत्ते बिल्ली के अलग अलग प्रजातियां देख सकते हो, गाय बंदर, है ना, भैंस बकरी, सब कितने सारे, है ना? तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके अनुसार से ये जो संस्था है, इसके अनुसार से क्या होता है सिंपल इन्होंने बताया कि 1.7 से लेकर 1.8 क्या है, मिलियन, क्या है ये, स्पीसीज, स्पीसीज। ठीक है, इनके अनुसार से इन्होंने बताया कि दुनिया में 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज है, इनके अनुसार से। ठीक है, मतलब 17 लाख से लेकर 18 लाख स्पीसीज। इसको आप ऐसे 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, है ना? तो यहाँ पर क्या है, 17 से 18 लाख स्पीसीज क्या है, ये डिस्कवर हो चुकी है, जिसके बारे में ज्ञात है ना? ये क्या है, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड स्पीसीज है ना, जिसके बारे में हमको मालूम है ऐसा। ठीक है, इनके अनुसार से IUCN ने अब ये बताते हैं कि ये जो स्पीसीज की संख्या है, ये इससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा भी हो सकती है ना, जिसके बारे में हमको अभी भी जानकारी नहीं है। तो ये जो डाटा आपको यहाँ पर बताया है, ये 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन, ये क्या है,
पूरी दुनिया में जितने भी ज्ञात स्पीसीज है, ज्ञात का मतलब जिसके बारे में जानकारी है, वो इतनी ऐसे, ठीक है, ये है उसका डाटा। सिंपल। जैसे भारत में ही करीब करीब 92,000 के आसपास स्पीसीज डिस्कवर की गई है ना। तो क्या है, वैसे दुनिया में टोटल क्या है, 17 से 18 लाख क्या है, ये स्पीसीज डिस्कवर्ड की जा चुकी है। तो उसके बारे में ये संस्था बताती है, ठीक है, सिंपल, ये हो गया। अब इनके अनुसार से अगर बोला जाए, सवाल आए कि टोटल कितने, मतलब एनिमल्स में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, एनिमल्स में सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, क्या आपको कुत्ते वगैरह देखने को मिलते हैं, बिल्लियां देखने को मिलती है ज्यादा, गधा घोड़ा भैंस बकरी, क्या ज्यादा देखने को मिलता है? तो एनिमल्स के अंतर्गत अगर हम देखें, एनिमल्स में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, सबसे ज्यादा है बेटा इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, है ना, इंसेक्ट्स ये है सबसे ज्यादा, ठीक है, इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा है, ठीक। उसके बाद अगर यही हम प्लांट में बोल दें कि प्लांट में सबसे ज्यादा क्या है, प्लांट में सबसे ज्यादा क्या एल्गी है, क्या जिम्नोस्पर्म है, क्या एंजियोस्पर्म है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, क्या है ना। तो सबसे ज्यादा प्लांट्स में है बेटा, प्लांट्स में है सबसे ज्यादा आपके एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, ये है सबसे ज्यादा, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, ठीक, क्लियर ना। ये ऐसा डाटा है, इसमें आपको कोई ज्यादा देखने की जरूरत है, सिंपल। दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में एनिमल्स क्या है, इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े है ना, ये सब आते हैं। प्लांट्स में सबसे ज्यादा ये एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। वर्तमान में आप जितने भी प्लांट्स वगैरह देखते हो आसपास में ना, वो सब क्या है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये जैसे आम हो गया एंजियोस्पर्म है, बबूल हो गया एंजियोस्पर्म है, ये सब प्लांट्स क्या है, एंजियोस्पर्म, हमारे आसपास में मैक्सिमम यही पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर क्या होता है, बायोडायवर्सिटी क्लियर हो गया, कौन सी संस्था है इसके बारे में जानकारी रखती है। तो ये हो गया टोटल कितने स्पीसीज है, 17 से 18 लाख स्पीसीज जो डिस्कवर्ड है, ज्ञात है जिसके बारे में, है ना। तो ये 2 से 3 गुना ज्यादा भी हो सकते हैं जिसके बारे में हमको अभी भी मालूम नहीं है इनके अनुसार से, ठीक है। अब एनिमल्स में सबसे ज्यादा क्या है बेटा, इंसेक्ट्स है। प्लांट्स में सबसे ज्यादा क्या है, एंजियोस्पर्म्स है। क्लियर ना, कोई डाउट इसमें, एकदम क्लियर, ठीक है। चलिए चलो भाई, ये है नॉमेनक्लेचर, है ना। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, नॉमेनक्लेचर नामकरण, नामकरण छठी कार्यक्रम, समझ गए ना। हाँ, तो ये है क्या, नामकरण। उसी दिन तो करते हैं क्या रे नामकरण, छठे दिन, है ना। तो छठी दिन नामकरण कर रहे हैं, तो छठी दिन है ये, मान लो सिंपल नामकरण करेंगे, है ना। अब ये नामकरण क्या है, छठी के दिन होता है क्या है, कोई बच्चा हुआ है उसका नामकरण करते हैं, नाम रखते हैं उस दिन, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसे नामकरण करती है। प्लांट का नामकरण करने के अलग संस्था है, एनिमल्स का नामकरण करने के लिए अलग संस्था है, वायरसेस का नामकरण करने के लिए अलग संस्था है ना। तो वैसे ही नामकरण किया जाता है, ठीक है। तो नामकरण की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम उसको पहचान सके, है ना, उसके बारे में हम पता लगा सके कौन कहाँ रहता है, तो नाम से इसे पता लगा सकते हैं उसको, है ना। तो वैसे हम नामकरण करते हैं। तो ये क्या है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइंटिफिक नेमिंग। साइंटिफिक नेमिंग मतलब समझते हो, किसी भी एक जीव का हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नेम रखेंगे। साइंटिफिक नेम का मतलब जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जाना जाए केवल उसी नाम से। मतलब अगर मैं किसी भी प्लांट की बात करूं, लोकल लैंग्वेज में कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे हमारे साइड क्या बोलते हैं, ये अमरूद को बोला जाता है बेटा बिही, क्या बोलते हैं, बिही। अब मैं बोलूंगा यहाँ पर बिही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब कोई दूसरा लैंग्वेज आ जाता, मान लो पंजाबी वाला उसको कुछ और बोल रहा है, मलयालम वाला कुछ और बोल रहा है ना, तमिल वाले कुछ और बोल रहे हैं, मराठी वाले कुछ और बोल रहे हैं। तो वैसे जैसे जैसे भाषाएं बदलती है ना, तो वैसे उसका क्या हो जाता है, अलग अलग भाषा शब्द आ जाता है, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर क्या किया गया कि हम इसको कोई एक पर्टिकुलर ना नाम दे देंगे जो पूरी दुनिया में उस नाम से जाना जाए। जैसे मान लो मैं बेटा ऐसे सर्च कर रहा हूँ फूटू, फूटू का मतलब होता है क्या, मशरूम,
क्या होता है, मशरूम। ठीक है, अब मैं मान लो फुटू बोलूंगा तो यहाँ अपन लोकल लैंग्वेज में तो फुटू बोल रहे हैं भैया। अब ऐसे बोलेंगे कहीं पर मशरूम बोल रहे हैं, इसको कहीं पर और कुछ नाम से बोल रहे हैं, ऐसा जाना जाता है ना। तो इस साइंटिफिक नेमिंग में क्या किया, इसको फुटू नहीं मशरूम ऐसा कुछ नहीं, हम क्या करेंगे कोई एक नाम देंगे और उस नाम से अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो उस नाम से, जिस नाम से भी आपने सर्च किया है उसके बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी एंड उसका फोटो आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे फिर इसका सबका नामकरण किएगा। कोई भी जैसे फंगस है उसका नाम रख दिया गया है ना, हमारा नाम रख देगा, हमारा नाम क्या होमोसेपियंस है, हमारा साइंटिफिक नेम क्या होमोसेपियंस। तो जैसे हम गूगल में सर्च करेंगे होमोसेपियंस, सीधा आ जाएगा भैया होमोसेपियंस, इंसान के बारे में, है ना। अगर मान लो कहीं पर डॉग को कुत्ता बोल रहे हैं, कहीं पर जैसे छत्तीसगढ़ी में कुकुर बोलते हैं, तो अपन मान लो गूगल में सर्च करें कुकुर करके तो नहीं आ रहा है ना। प्याज को बोला जाता है बेटा छत्तीसगढ़ी में गोंदली करके, तो गोंदली करके आप यूट्यूब में सर्च करोगे या फिर कहीं पर सर्च करोगे तो शायद दिख गया तो दिख गया, नहीं फिर नहीं आएगा उसके बारे में। तो कैसे करेंगे, तो उसका एक अलग नाम दिया जाए, साइंटिफिक नेम रखा गया। तो कहीं से भी सर्च करे, किसी भी देश से सर्च करे तो सीधा वो नाम लिखे एलियम सेपा, प्याज का नाम है बेटा, है ना, साइंटिफिक नेम प्याज का। तो उसको ऐसे सर्च करेंगे गूगल में कि एलियम सेपा, तो तुरंत प्याज का आ जाएगा फोटो, उसके बारे में क्या क्या है, कौन से परिवार से बिलोंग करता है, सब आ जाएगा, सिंपल। तो वही चीज है, क्लियर, समझ में आएगा ना। ये नाम क्यों दिया गया, ताकि दुनिया में इतने सारे जितने भी जीव है उसमें कोई कंफ्यूजन न रहे कि इसको कोई भी एक भाषा में अलग बोल रहा है तो दूसरी भाषा में अलग। ठीक है, तो इसलिए ऐसा साइंटिफिक नेमिंग दिया गया। तो हम क्या कर रहे हैं, तीन क्या है नाम रहते हैं तीन प्रकार के। एक होता है बेटा लोकल नेम, लोकल नेम का मतलब होता है जो ऐसे नॉर्मल आपसी जगह में ऐसे जाना जाता है कि कोई लोकल एरिया है ना। जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ और बोल रहे हैं, उसके बाहर कुछ और बोल रहे हैं, तो इसको लोकल नेम रहता है। ठीक है, ये अब कॉमन नेम जिसको कॉमन जाना जाएगा, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, इसके बाद आप इंग्लिश नेम बोल सकते हो, सिंपल है ना। उसके बाद है क्या, साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम का मतलब जिसको पूरी दुनिया में जाना जाएगा। लोकल नेम क्या है, लोकल एरिया में जाना जाएगा, इसको आप ऐसे कॉमन नेम वगैरह ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद इंग्लिश नेम आएगा, इंग्लिश नेम जिसको कुछ जगह में जाना जाएगा जहां पर इंग्लिश के जानकार हैं, जहां पर लोग बोलते हैं सुनते हैं, है ना, तो वहां पर जाना जाएगा। और साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में जाना जाएगा, कि एक नाम लिखेंगे तो पूरी दुनिया उसके बारे में जान जाएगी अगर हम बोल रहे हैं तो। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया एलियन सेपा, है ना, तो सीधा आ जाएगा प्याज का, एलियम सेपा मतलब प्याज ही होता है ऐसे, तो पूरी दुनिया को लोग जान जाएंगे उसको। ठीक है, तो ये होता है, ठीक है ना। ये भैया होमोसेपियंस है। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ नर, क्या बोल रहा हूँ नर, अब इंटरनेट में सर्च किया मिल गया, कोई दूसरा कर रहा है उसको मिल गया, इसके बारे में पता चल गया। ठीक है, लेकिन कई लोग को नहीं मालूम कोई दूसरे देश में क्या नर बोलते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो मान लो इसका हमने क्या एक आदमी का, इंसान का नाम रख देते हैं, क्या होमोसेपियंस, क्या बोल देते हैं इसको, होमो सेपियंस, है ना। तो होमोसेपियंस लिख दे, तो कहीं पर भी दुनिया में अगर होमोसेपियंस सर्च किए तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक इंसान की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया ना, क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को, एकदम क्लियर। ठीक है, तो समझ में आया आपको साइंटिफिक नेमिंग की जरूरत क्यों पड़ी, छठी छवारी में नामकरण करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम उसके बारे में जान सके। ठीक है ना, वेरी गुड। अब ये है भैया वो संस्था का नाम जो छठी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराता है ना, मतलब नामकरण करता है। चलो, तो ये है पहला आईसीबीएन, है ना। आईसीबीएन का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो क्या है नाम ध्यान से समझ, इंटरनेशनल कोड सब में वही रहेगा, है ना। बी का क्या है, बॉटनिकल है, मान लो यहाँ पर जेड आ गया है, आईसीजेड, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल आ जाएगा, है ना। तो बॉटनी का मतलब होता है बेटा प्लांट, ये बॉटनी का मतलब क्या होता है, प्लांट, प्लांट की बात करेंगे, है ना, प्लांट्स की बात करेंगे। जूलॉजिकल का मतलब क्या होता है बेटा, एनिमल्स, हम किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल्स। ठीक है, तो ऐसे एक संस्था है जो टोटल प्लांट्स का नामकरण करती है, मतलब कोई आपने नया प्लांट डिस्कवर किया, उसको आप साइंटिफिक नाम देना चाहते हो तो ये संस्था करेगी भाई, ये संस्था है वो नामकरण करेगी, उसको सर्टिफाइड करेगी, फिर उसको गूगल में सर्च करोगे तो इस फलाना नाम से है तो उसको ऐसा आ जाएगा करके। ठीक है, तो ये संस्था करती है वो काम नामकरण करने का। वैसे ही कोई एनिमल आपने डिस्कवर किया तो ये संस्था करेगी, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, उसी तरह आईसीएनबी है ना,
आईसीएनबी क्या करती है, आईसीएनबी, ये दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, आईसीबीएन बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर और आईसीएनबी, अगर बी आखिरी में है तो हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बैक्टीरिया की, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो जितने भी बैक्टीरिया है उन सब का नामकरण यहाँ पर होगा। किसी को माइकोप्लाज्मा बोल रहे हैं, किसी को इकोलाई बोल रहे हैं, तो ये नाम कहाँ से मिला भैया, ये संस्था दी है नाम। ठीक है, ये संस्था उसको सर्टिफाइड की है, उसका नामकरण की है। उसी तरह ICNCP है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, है ना, जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं, कल्टीवेटेड प्लांट का मतलब जिसको उगाया जाता है, खेती की जाती है ना, धान गेहूं ऐसे, तो उन सब प्लांट्स के बारे में ऐसा उनका जो नामकरण किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ये संस्था करती है। ठीक है, ये संस्था। उसी तरह है एक और ICVCN। ठीक है, ये संस्था क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, मतलब ये संस्था क्या करेगी, वायरस के बारे में बताएगी, वायरस का नामकरण करेगी। ठीक है, तो ये संस्था है। तो ऐसे आपको एनसीईआरटी में क्या दिया है, सिंपल एक और दो, एक तो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दिया है, एक तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर दिया है, मतलब प्लांट का नामकरण दिया है और एनिमल का। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में है, सिंपल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें समझने में, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम प्लांट्स का नामकरण करें, इधर बैक्टीरिया का, इधर कल्टीवेटेड प्लांट्स का, गेहूं धान मक्का जो भी है ना, यहाँ पर आपका वायरसेस का नामकरण करेंगे, तो ऐसा एकदम क्लियर। हाँ, ये देखिए नीट 2007 में इससे आया था ना, आईसीबीएन का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ये आईसीबीएन का फुल फॉर्म है, ये इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होगा, मान लो ऑप्शन में ये भी दिया है आईसीएनबी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर बी आखिरी में आ गया तो वो क्या है, बैक्टीरिया, उसको बाहर खींच दो, बाहर 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 रख दो उसको, है ना, बाहर का मतलब बाहर साइड, आखिरी तरफ, तो ये आखिरी तरफ आ गया तो बैक्टीरिया है। ठीक है, लेकिन पहले आ गया तो क्या है, वो प्लांट के बारे में, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ऐसे। तो आप धीरे धीरे इसको पढ़ोगे ना तो फिर आपको आ ही जाएगा, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लो भैया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, अब देखो नाम ध्यान से समझना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब काम वाली बाई नहीं होता भैया, है ना, बाई का मतलब होता है क्या, दो, क्या होता है, दो, है ना। तो यहाँ पर हम किसी भी जीव का जो नाम है वो कितना का पढ़ेंगे, दो, मतलब जितने भी जीव है दुनिया में उन सब को ऐसे दो नाम रखा गया है, मतलब दो नाम का मतलब उसका जो नाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे हमारा ही नाम वैसा होता है ना, कि हमारा नाम उसके बाद हम सरनेम लगा देते हैं, नहीं लगाते क्या, कि फलाना कुमार सिंह राठौर जो भी है, जैसा भी लगाते हैं ना, सब उसके हिसाब से। तो ये क्या है, वैसा ही ये नाम होता है बेटा। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव का नाम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बाई का मतलब दो, तो कोई भी जीव का नाम हम कितने शब्द का रखेंगे, दो शब्दों का। ठीक है, एक शब्द उसके जीनस का, एक उसके स्पीसीज का, ऐसे समझेगा। ठीक है, तो ये क्या है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में ये यहाँ पर लिख देते हैं, ये है दो शब्दों से मिलकर बना होता है उसका नाम। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे मेरा नाम यहाँ पर लिख दूं, ले भाई मेरा नाम लिख देता हूँ, है ना, मैं क्या हूँ भैया, एक होमो सेपियंस हूँ, होमो सेपियंस, मैं एक होमो सेपियंस हूँ, ये लो, तो होमो सेपियंस हूँ, तो मेरा नाम कैसे लिखा है यहाँ पर, है ना, होमो इंसान का नाम, इंसान, मेरा का मतलब ऐसे नहीं, मेरा पर्टिकुलर नहीं बोल रहा, इंसान, एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, इंसान की बात कर रहे हैं ना, तो ये है, ये होमो और सेपियंस इंसान की बात कर रहे हैं अपन। तो एक और ये दो, दो से ज्यादा है क्या भाई, दो ही दिखाई दे रहे हैं ना। तो ऐसे कि किसी भी जीव का नाम ऐसे दो शब्दों से मिलकर बना होता है ना। तो ये पहला शब्द कहलाता है जीनस, वंश जी, उसका वंश कहलाता है, और दूसरा शब्द कहलाता है उसका स्पीसीज, क्या कहलाता है, स्पीसीज। तो ये हो गया वंश और ये हो गई भैया जाति। ठीक है, वंश और जाति। तो पहला नाम क्या है, वंश, और दूसरा नाम क्या है, जाति। वैसे ही हमारे में भी ऐसा होता है ना, पहले नाम होता है उसके बाद जाति होती है, तो वैसे इसका भी कर, पहला नाम है वंश और दूसरा नाम क्या रख दिए हैं, जाति। क्लियर।
सिंपल, कोई दिक्कत बाइनोमियल नोमेनक्लेचर समझने में? बाई का मतलब दो, नोमेनक्लेचर मतलब नाम, तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ नाम, क्लियर, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, इसको कौन दिए, क्यों दिए, है ना। द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ स्पीसीज, ये तो ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग करने का ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट था, मतलब सबसे पहले नहीं, इससे पहले और आ गया था पॉलिनोमेनक्लेचर, है ना। ये कि हम किसी भी जीव का नाम रखेंगे तो चार पांच शब्द से मिलकर रखेंगे, तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया भाई। उसके बाद आया ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके बाद ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो पहले बाइनोमियल देख लेते हैं ना। बाइनोमियल क्या है? साइंटिफिक नेमिंग का ही तरीका है जिसमें हम प्रजातियों का नामकरण करेंगे ताकि पूरी दुनिया में उसको उस नाम से जाना जाए, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? कैरोलस लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, स्वीडिश साइंटिस्ट है ये, है ना। इन्होंने दिया था सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सीधा सीधा सवाल कि सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में किसने बताया? कैरोलस लिनियस ने। ये लो नीट 2023 का क्वेश्चन ऐसे आ गया, ठीक है। किसने बताया? कैरोलस लिनियस ने बताया। अब सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने अपनी एक बुक में दी थी, है ना, फिलोसफिया बॉटनिका करके, तो उसके बारे में ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में उन्होंने इस बुक में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने किसके बारे में बताया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। सिंपल सी बात, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। कैरोलस लिनियस ने दिया, लेकिन किस पुस्तक में दिया? उन्होंने 3-4 पुस्तक लिखी थी, उसमें से कौन सी पुस्तक थी? फिलोसफिया बॉटनिका। इस पुस्तक में उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया, उससे संबंधित कुछ नियम भी बताए, है ना, ठीक है। तो ये हो गया। इनको कहा जाता है फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्यों कहा जाता है फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? क्योंकि पहली बार दिए थे, पहली बार कोई दिया है तो उसके नाम पर ऐसा बोल देते हैं भाई, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, बस एकदम डिटेल में बहुत स्टडी करके इसके बारे में बताया था, बहुत सारे जीवों का नाम लिख के उन्होंने बताया था, इसलिए बोल रहे हैं इसको फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। असल में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पहले बता दिया, गैस्पार्ड बोहन ने बता दिया था, है ना, लेकिन उन्हें अच्छे से डिटेल में नहीं बताया था। अब इन्होंने पूरा डिटेल में बताया, बहुत अच्छे से बताया, है ना, इस कारण से इसको बोला जाता है फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है, इनको कैरोलस लिनियस को, ठीक है। कैरोलस लिनियस को क्या बोल रहे हैं अपन? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके बारे में और पढ़ेंगे भी, टैक्सोनॉमी है आगे ना, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। यह मोस्ट एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर है। आप बहुत सारे नोमेनक्लेचर पढ़ोगे, बाइनोमियल के साथ साथ ट्राइनोमियल भी पढ़ोगे, पॉलिनोमियल भी है ना। तो इन सब में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कौन सा नोमेनक्लेचर है, कौन सा नामकरण पद्धति है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा द्विनामकरण पद्धति। लिख दे क्या, कहाँ पर लिखे? यहाँ पर लिख देते हैं, द्विनामकरण पद्धति, है ना, ये, ठीक है। इनको बोला जाता है टैक्सोनॉमी के पापा कैरोलस लिनियस को। इनको बोला जाता है फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब द्विनामकरण पद्धति के जनक या फिर द्विनामकरण पद्धति के पापा, ठीक है, क्लियर। चलो, अब इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई थी, वो पूछी जाती है भैया, तो वो ध्यान में रखेंगे, है ना। इनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई है उसमें क्या क्या है देखिए। एक है, ये बुक है सिस्टेमा नेचुरी करके, ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी एक बुक, ठीक है। एक था फिलोसफिया बॉटनिका, और तीसरा बुक है ये स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। तो सिंपल, कौन सा एनिमल का है, कौन सा प्लांट का है ये तो हमको जानना है ना। तो सिंपल क्या है, फिलोसफिया बॉटनिका, फिलोसफी है यहाँ पर, फिलोसफी मतलब रूल्स, कुछ नियम वगैरह की बात करेंगे। तो ये क्या है, सीधा अलग कर देना इसको आप, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से संबंधित चीजें इसमें रखी गई है। उसके बाद आपके पास दो बुक बचता है, सिस्टेमा नेचुरी और एक है क्या, स्पीसीज प्लांटेरम। इन्होंने क्या किया था, स्पीसीज प्लांटेरम, इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? प्लांट। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लांट। तो प्लांट किसको बोलते हैं? पौधों को, पेड़ पौधे सब आ जाते हैं ना। तो ये क्या है, यहाँ पर हम टोटल प्लांट्स की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे प्लांट्स, मतलब इन्होंने एक पूरा बुक लिखा था जिसमें केवल और केवल प्लांट्स के बारे में, वो क्या है, स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। 5900 बुक्स के बारे में, मतलब स्पीसीज के बारे में उन्होंने बताया था। उसके बाद सिस्टेमा नेचुरी, ये सिस्टेमा नेचुरी में क्या था, इन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया। किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में, 4326 एनिमल्स के बारे में बताया, ठीक है। तो ये है
10th एडिशन आया था 1758 में ऐसे। तो आपको थोड़ा सा ये एनसीईआरटी में जो सन दिया गया है, जो डेट लिखा हुआ है ऐसे, वो बिल्कुल आपको याद करना है, वो तो मिस करना ही नहीं है ना। एक तो गिने चुने आपको वहाँ पर सन दिए है ना, तो आप उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, उसको बिल्कुल पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। इसमें कोई समस्या समझने में, फादर हैं टैक्सोनॉमी के, इनके द्वारा ऐसे बुक्स लिखी गई है, तो ये बुक दिखाने के लिए आपको है ना, ये ऐसे बुक्स हैं इनके द्वारा लिखी गई, तो ऐसे ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है। चलो अब कुछ नियम पढ़ते हैं। क्या नियम है भैया, देखो कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं नामकरण करने के, जीवों का जो नामकरण किया जाता है ना, तो उसके लिए कुछ नियम है, संस्था ने कुछ नियम बनाया है ना। तो नियम क्या क्या, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहला नियम क्या है कि साइंटिफिक नेमिंग में हम लैटिन लैंग्वेज यूज करेंगे। कौन सा लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, और इसको इटैलिक्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, इटैलिक्स में। इटैलिक्स का मतलब होता है तिरछे अक्षर, है ना। अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के क्या लिखूं, ऐसे लिख दूं, ये देखो ये तिरछा लिखा हुआ है ना ऐसे, ये है इटैलिक्स, ठीक है। बेटा आप लोग देखे होंगे, कुछ भी आप लिखते हो कंप्यूटर में ऑप्शन आता है बोल्ड का, इटैलिक्स का, अंडरलाइन का, तो वैसे ये इटैलिक्स है। इटैलिक्स मतलब तिरछे अक्षर, ठीक है। तिर तिरछे अक्षरों में, तिरछे अक्षरों में, इटैलिक्स में लिखना मतलब तिरछे अक्षरों। अब लैटिन लैंग्वेज यूज किए। लैटिन लैंग्वेज क्या है, लैटिन लैंग्वेज एक ना डेड लैंग्वेज बोला जाता है इसको, मतलब पूरी दुनिया में कहीं पर भी लैटिन लैंग्वेज कोई भाषा नहीं बोली जाती है ऐसा, ठीक है। अब उन्होंने इस लैटिन लैंग्वेज को क्यों चुना, सोचिए। लैटिन लैंग्वेज इसलिए चुना इन्होंने क्योंकि इससे किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। कि किसी कोई भाषा वाला है, उसको मान लो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं और उसी का मतलब किसी दूसरी भाषा में कुछ और गलत हो गया, वो गलत समझ गया उस चीज को, तो है ना, तो किसी की भावनाओं को आहत मत पहुंचे। इस कारण से उन्होंने एक ऐसा लैंग्वेज यूज किया जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बोला जाता, है ना। तो इस ये लैटिन लैंग्वेज उन्होंने यूज किया था, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज है, लैटिन, लैटिन लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज है भैया, एक डेड लैंग्वेज। इसको आप साइंटिफिक लैंग्वेज भी बोल सकते हो, है ना, ठीक है, डेड लैंग्वेज। दूसरा चीज, दूसरा रीजन था, दूसरा रीजन था क्या, कि दूसरा रीजन ये था कि ये जो लैंग्वेज है वो एक शब्द का मतलब एक ही बताती है ना, वन वर्ड का मतलब एक ही होता है ना, वन वर्ड वन मीनिंग, मतलब एक शब्द का अलग अलग मतलब नहीं होता। हमारे में तो ऐसा होता है, हम बोल देते हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। यहाँ पर एक वर्ड का मतलब एक ही होता है, कोई ऐसे अलग अलग टाइप का एक्सप्रेशन नहीं होता, ठीक है। एक वर्ड का एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये नॉट, मतलब कोई भी कंट्री इसको अपना लैंग्वेज की तरह यूज नहीं करती है ना, अपनी भाषा के रूप में यूज नहीं करती है इसको, लैटिन लैंग्वेज को, है ना। ऐसे हम वेटिकन सिटी के बारे में कई बार सुने हैं कि उसमें होता है कि वहाँ पर लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है ऐसे करके, है ना। वेटिकन सिटी स्मॉलेस्ट सिटी है, तो ऐसा सुनते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या है, इसका यूज नहीं किया जाता कोई भी देश में ऐसे, है ना, बोलचाल में नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैटिन यूज करने का मतलब, समझ रहे हो। इसको इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कहीं पर भी बोली नहीं जा रही है और एक शब्द का मतलब एक ही होता है, और इससे किसी की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचती, किसी को ठेस नहीं पहुंचता, ठीक है, सिंपल, इसलिए हम लैटिन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक। ये अब इसमें क्या है, इसमें हम ये पढ़े हैं कि हम किसी भी जीव का नाम लिखते हैं तो हम ऐसे दो नाम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये मेढक है, मेढक का नाम क्या है, राणा टिग्रिना, ठीक।
यहाँ पर एक इंसान है, इंसान का नाम क्या है? होमो सेपियंस। ठीक, यहाँ पर क्या है, दो लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हैं। यहाँ पर मेढक का नाम लिखा है, यहाँ पर एक इंसान का नाम लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने दो नाम लिखे हैं, मतलब दो शब्द लिखे हैं ना, एक ये शब्द है, ये दूसरा शब्द, और कुछ लिखा है इधर, यहाँ पर भी एक शब्द दो शब्द। तो जितने भी जीव है उसके नाम में दो शब्द रहेंगे। तो पहला शब्द यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या है? जीनस है। क्या है? जीनस। मतलब ये राना लिखा है वो क्या है भैया? जीनस। क्या है? जीनस। और ये जो टिग्रीना लिखा है ये क्या हो गया फिर? स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज। तो वैसे यहाँ पर होमो क्या हो जाएगा? जीनस। सेपियंस क्या हो जाएगा? स्पीसीज। तो ऐसा होता है, ठीक है। पहला नेम जीनस का और दूसरा नेम स्पीसीज का, ठीक है। यहाँ पर है होमो सेपियंस और एक है राना टिग्रीना, ठीक है। ये चलिए, उसके बाद जो फर्स्ट लेटर रहता है जीनस का, किसका? जीनस का, वो कैपिटल में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? कैपिटल में। तो हमने वैसा ही किया है। हमने क्या किया है कि जीनस और स्पीसीज में देखिए, आपको कैपिटल लेटर स्पीसीज में दिखाई दे रहा है कहीं पर? नहीं। मतलब स्पीसीज में एक भी कैपिटल लेटर का यूज नहीं करेंगे हम। जीनस में एक कैपिटल लेटर यूज करते हैं, क्योंकि शुरू में कर रहे हैं कि लास्ट में कर रहे हैं? शुरू में। तो जो सबसे पहला अक्षर रहता है उसको बस कैपिटल में लिखते हैं। किसका पहला अक्षर? जीनस का कि स्पीसीज का? जीनस का, ठीक है। तो ये होता है ऐसे। उसके बाद अदर लेटर्स आर स्मॉल। तो इसके बाद के सभी लेटर्स, चाहे जीनस के लेटर्स बोले चाहे स्पीसीज के लेटर्स, सबके सब कैसे? स्मॉल, ठीक है। चलिए, ये हो गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐसे होमो, इसमें होमो में एच बस क्या है? कैपिटल है, बाकी सब के सब क्या है? स्मॉल। ऐसा होता है, ठीक है। वेन हैंड रिटन, इसको हम अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली। ध्यान से सुनिएगा, है ना। जब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे ये नाम लिखे हैंड रिटन, है ना, तो इसको हमने क्या किया? अंडरलाइन किए हैं, वो भी अलग अलग। ऐसे दोनों को साथ में नहीं जोड़ दिए। क्या किए हैं? पहले हमने होमो लिखा, यहाँ पर होमो लिखा, होमो लिखने के बाद इसको अंडरलाइन कर दिए, तो जीनस को अलग अंडरलाइन किए। उसके बाद सेपियंस लिखा, तो सेपियंस को अलग अलग अंडरलाइन किए हैं। तो क्या दोनों को एक साथ में से अंडरलाइन किए हैं क्या? नहीं, दोनों अलग अलग है। होमो अलग अंडरलाइन और सेपियंस अलग अंडरलाइन है। मतलब ये क्या है? अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली जब ऐसे लिख रहे हैं तो, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। समझ गया ना? ये क्वेश्चंस बायनॉमियल नोमेनक्लेचर से 2023 में भी आया है, 2019 में भी है, 2016 में भी। तो ये तो आप बिल्कुल छोड़िएगा मत, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखे रहिएगा। इसका रूल क्या है? आप एक नाम देख के इसका रूल बता सकते हो, सिंपल सी बात है ना। जितने भी रूल्स आप यहाँ पर पढ़ोगे तो एक नाम देखोगे, उसको देख के बता सकते हो, ठीक है। किसी का भी आप नाम लिख लो। यहाँ पर हम चावल का लिख रहे हैं, ओराइजा सटाइवा, ये अंडरलाइन कर दिए दोनों को, ठीक है। एक नाम लिखे हैं यहाँ पर, इसको आप देख के बताइए। इसका पूरा नियम इससे आपको समझ में आता है। ये चावल का है, किसका है? चावल का, ठीक है। यहाँ पर जितना यहाँ पर लिखा है वो सब इस नाम से समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल देखिए, ओराइजा सटाइवा, तो किसी भी स्पीसीज के क्या है? दो नाम है। पहला नाम जीनस है, दूसरा नाम स्पीसीज का है। और जो जीनस है उसमें पहला अक्षर क्या है? कैपिटल है। क्या है? कैपिटल। बाकी सब क्या है? स्मॉल। तीसरा चीज, यहाँ पर जब इसको हम हाथ से लिख रहे हैं ऐसा, तो हमने क्या किया? इसको अंडरलाइन किया। तो सबको एक साथ अंडरलाइन किया है कि अलग अलग? अलग अलग। जीनस को अलग अंडरलाइन और यहाँ पर स्पीसीज को अलग से अंडरलाइन। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी, ठीक है। ठीक है ना। और ये जो लैंग्वेज हम ये लिख रहे हैं, ये जो भाषा है, क्या कौन सी भाषा है? लैटिन लैंग्वेज। और ये इटैलिक्स तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे बुक वगैरह में प्रिंट करके आता है ना, तो आपको ऐसे तिरछा ही दिखाई देगा वो, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना तिरछा, वैसे ही दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए, और क्या क्या है भैया इस नियम में, है ना। ये देखिए, ये है साइंटिस्ट का नाम भी हम लिखते हैं आफ्टर स्पीसीज। अब देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं कि हर जीव के दो नाम होते हैं, है ना। मतलब एक जीनस रहता है, दूसरा स्पीसीज रहता है। तो फिर ये तीसरा चीज हम क्यों लिख रहे हैं?
सम्मान में भैया, इसका कोई नाम नहीं है। अगर आप ये नाम नहीं लिखोगे ना साइंटिस्ट का तो भी चलेगा, लेकिन उसके सम्मान में याद आ गया कि फलाना ये नाम दिए हैं तो लिख देते हैं, तो लिख सकते हो। अगर नहीं लिखोगे तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा उससे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंगीफेरा इंडिका क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, ये आम का नाम है। किसका है, आम, ठीक है, आम का नाम ये है भैया, आम, रसीले आम, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है, आम का। तो हमने क्या किया देखिए, हमने जीनस अलग लिखा, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा, इसको अलग से अंडरलाइन किए, स्पीसीज को अलग से अंडरलाइन किए। उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, साइंटिस्ट का नाम, ठीक है। पहले ये क्या लिखे हैं, जीनस, ये क्या है भैया, स्पीसीज। तो आप देखिए साइंटिस्ट का नाम किसके बाद लिखे हो, जीनस के बाद लिखे हो क्या, किसके बाद लिखे हो, स्पीसीज के बाद लिखे हो, है ना। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये है लिनियस, LINN ऐसा लिखे हैं। तो ये जो नाम है ये साइंटिस्ट का नाम है, किसका नाम है, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम है। तो साइंटिस्ट का नाम है ये, तो कौन सा साइंटिस्ट है, कैरोलस लिनियस है। तो आप देखिए आपने कैरोलस लिनियस का नाम पूरा लिखा है क्या, पूरा का मतलब पूरा लिनियस लिखो कि कैरोलस लिनियस लिखो, नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म है ना, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेटिव फॉर्म है, एब्रीवेटिव फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, ये पहला, दूसरा चीज हम क्या कर हमने जो नाम लिखा है इसको हमने अंडरलाइन किया है क्या, या फिर तिरछे अक्षरों में लिखा है क्या, नॉट इटैलिक्स, तिरछे अक्षरों में भी नहीं लिखा है। तीसरा चीज हमने इसको क्या किया है, अंडरलाइन भी नहीं किया है, नॉट अंडरलाइन भी नहीं किए हैं, है ना। चौथा चीज, हम ये जो लैंग्वेज यूज करते हैं साइंटिस्ट का नाम लिखने के, ये है रोमन लैंग्वेज। क्या है, रोमन लैंग्वेज, ठीक है। सिंपल, जैसा नाम है वैसा लिख देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिंपल एक रूल यहाँ पर देखे कि साइंटिस्ट का भी नाम लिखते हैं उनके सम्मान के लिए लिख देते हैं कि इन्होंने ऐसा डिस्कवर किया है, तो उनके सम्मान में हम लिख देते हैं। जैसे हमारा होमोसेपियंस है, उसके बाद हम LINN लगा देते हैं, तो हमारे बारे में भी लिनियस ने बताया है, तो उसके सम्मान में लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको होमोसेपियंस बस बोलोगे तो गलत नहीं बोल रहे हो, ठीक है, सम्मान में लिख सकते हो बस ऐसा, ठीक है। तो इस लास्ट में लिख रहे हैं साइंटिस्ट का नाम किसके बाद, स्पीसीज के बाद, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम पूरा फॉर्म है क्या, नहीं, एब्रिवेटिव फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। तो ये इसमें इटैलिक्स में नहीं है, ना ही इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, और ना ही इसको हम तिरछे अक्षर में लिख रहे हैं ना, ये क्या है, रोमन लैंग्वेज में लिखा गया है। कोई डाउट इसमें, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए, दो शब्द है यहाँ आपके पास, ठीक, दो शब्द हैं, ध्यान से देखिएगा। एक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक, दूसरा शब्द है बाइनोमियल एपिथेट। अब ध्यान से सुनना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है तो इसमें केवल दो नाम है, तब इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जैसे जीनस और स्पीसीज, तो ये क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। लेकिन अगर हम जीनस के साथ स्पीसीज और उसके साथ साथ हम साइंटिस्ट का भी नाम लिख देते हैं तो क्या कहलाता है, बाइनोमियल एपिथेट। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, जीनस है, स्पीसीज, उसके साथ साथ साइंटिस्ट का नाम है, तो क्या हुआ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की एपिथेट, एपिथेट हुआ, है ना, ऐसा। तो जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं और ओराइजा सटाइवा, तो ये क्या है भैया, ये है आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। अब यहीं पर मैं ऐसे लिख दूं ओराइजा सटाइवा और उसके बाद LINN, तो ये क्या है फिर, बाइनोमियल एपिथेट। क्लियर, कोई डाउट इसमें, सिंपल, अंडरलाइन कर लो, है ना, ये, ठीक है। तो ये है, अगर केवल जीनस और स्पीसीज है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, अगर साइंटिस्ट के नाम जोड़ देते हैं तो इसको क्या बोल रहे हैं, बाइनोमियल एपिथेट। क्लियर, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और राइजा सटावा चावल का नाम है, आप लोग को बता ही दिए थे, है ना, चावल है ये, ठीक। क्लियर, कोई डाउट इसमें, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, ये है एक नेक्स्ट रूल। एक और रूल है ना, ये क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। सिंपल, प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता देना, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल आपको मैं इसको समझा देता हूँ, आसानी से समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, है ना। अब इसमें क्या होता है कि मान लो कोई बच्चा है, पैदा हुआ, छठे के दिन उसका नाम रख दिए, तो उस दिन उसका नाम रखते हैं, वो उसका वास्तविक नेम, है ना, ओरिजिनल नाम होता है। बाद में घर में उसको गोलू, मोलू, सोनू, चिंटू, पप्पू कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। लेकिन उसका वास्तविक नाम जो रखते हैं वो शुरू में ही रखते हैं ना, छठी के दिन नामकरण करते हैं। तो सेम वैसे यहाँ पर क्या होता है, जिसका नाम पहले रखा जा चुका है शुरू से, है ना, संस्था के द्वारा, है ना, फर्स्ट पब्लिश्ड नेम, वो क्या कहलाता है, वैलिड नेम, है ना, ओरिजिनल नेम। ये क्या है, ओरिजिनल, ओरिजिनल नेम। ठीक, सबसे शुरू में जो रखा गया, छठे के दिन रखा गया नाम, उसके बाद हम दूसरा नाम कुछ भी रखें उसको, चिंटू, पप्पू, गोलू, कुछ भी रख देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं ना। तो ये सब क्या है, उसके साइनोनिम्स हैं, अदर नेम्स। एक है ओरिजिनल नेम, यहाँ पर है ये क्या है, अदर नेम, अदर नेम। ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, जिसमें क्या किया जाता है कि जो नाम पहले रखा जा चुका है उसको प्राथमिकता देंगे भैया, और उसके बाद जो भी रखेंगे उसको हम ऐसे ही बोल देंगे, इसके साइनोनिम से ऐसे उसको ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है एससीबीएन का। अब यहाँ पर देखिए, ये है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। अब ये इसको आप ऐसे करो, अंडरलाइन। अब लिख रहे हैं तो बढ़िया से लिख देते हैं, अंडरलाइन नियम के अनुसार से, है ना। ये सबसे शुरू में जब टमाटर का नाम, ये टमाटर है ना, इसका नाम है, तो सबसे शुरू में टमाटर का नाम ऐसे पब्लिश किया गया था, सबसे शुरू, छठी का नाम। ठीक है, सबसे पहला नाम। तो ये क्या है आपका, ये हो गया आपका वैलिड नेम। क्या हो गया, वैलिड नेम। उसके बाद में टमाटर को हम ऐसे बोल रहे हैं, सोलेनम एस्कुलेंटम, या फिर सोलेनम लाइकोपर्सिकन। ठीक है, तो ऐसा ये जो नाम रखे हैं बाद में रखे हैं, तो ये सब क्या है, फिर साइनोनिम्स, क्या है, सिनोनिम्स है। कोई डाउट इसमें, जो पहले छठे के दिन रखा गया नाम है वो होगा वैलिड नेम। तो टमाटर का वैलिड नेम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। उसके बाद में जो बोलते हैं अब क्या है, ऐसा सोलेनम एस्कुलेंटम, है ना, या फिर सोलेनम लाइकोपर्सिकन, ऐसे करके। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में, ये हो गया आपका जितना भी रूल है वो क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा ट्राइनोमियल भी देख लो। ट्राइनोमियल में क्या होता है, ये भैया रॉकी भैया, ये रॉकी भाई, रॉकी भाई मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं होमोसेपियंस की, किसकी, होमो, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में होता क्या है, ट्राई का मतलब चार, पाँच, पाँच, 10, कितना, ट्राई का मतलब होता है तीन, कितना होता है, तीन, है ना। तो यहाँ पर हम जिसके भी नाम रखेंगे वो तीन शब्दों से मिलकर बने होंगे। कितने शब्द, तीन शब्द। पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज, और तीसरा क्या हो जाएगा फिर, सब 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 स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देखिए होमो है, उसके बाद सेपियंस है, उसके बाद क्या है फिर से सेपियंस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अगर नॉर्मल बाइनॉमियल था तो होमोसेपियंस था, अब ट्राइनॉमियल है तो एक और जुड़ गया, तीसरा शब्द। तो पहला क्या है, जीनस, और दूसरा शब्द लिखें ये क्या है, स्पीसीज। फिर तीसरा शब्द लिखें ये क्या हो गया फिर, सब स्पीसीज। क्या हो जाएगा, सब स्पीसीज। क्लियर। ठीक है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, किसी भी जीव का नाम तीन शब्दों से मिलकर बना होता है, और उन शब्द में क्या क्या शामिल है, जीनस शामिल है, स्पीसीज शामिल है, उसके बाद सब स्पीसीज शामिल है। ठीक है, और कुछ नहीं, कोई फैमिली वगैरह शामिल नहीं है भैया, केवल ये याद रखेंगे बस। ठीक है, ये जो ये जो आइडिया है वो अक्सले और स्ट्रिंगलैंड के द्वारा दिया गया है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, कोई डाउट इसमें। ठीक, यहाँ पर है होमोसेपियंस, तो ये बताने के लिए ऐसा आप फोटो डाल दिए हैं और कुछ नहीं, है ना, केवल। ठीक है, ये हो गया आपका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर।
चलो अब पढ़ते हैं भाई क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है क्या? क्लासिफाई करना। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? बांटना। ठीक है, जैसे एक स्कूल है, स्कूल में सब बच्चे ही हैं, है ना, लेकिन उसको हम अलग अलग बांट देते हैं ना। कोई 9th का बच्चा है, कोई 10th का बच्चा है, कोई 11th का, कोई 12th का, ऐसे इसको बांट रहे हैं ना। ये क्या है? क्लासीफाई है, कि उनको उस लेवल का पढ़ाया जाएगा, है ना। क्लासिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर? बांटना। बांटना। ठीक है, उसकी सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज के आधार पर, है ना, इसको हम ऐसे बांट देते हैं। तो ये क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स का मतलब होता है जिसको आप बाहर से देख के ऐसा बता सकते हो। ठीक है, सबसे शुरू में ये सब क्लासिफिकेशन करने का आइडिया ना अरस्तु का आया था, है ना, कि चीजों को क्लासिफाई करते हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि पेड़ पौधे हैं उसको अलग कर दो, कि प्लांट हैं जितने भी प्लांट है उसको अलग कर दिए, एनिमल्स को अलग कर दिए, तो जिनका लाल रक्त था उसको अलग कर दिए, जिनका खून लाल नहीं था उसको अलग कर दिए, ऐसा बांटे थे वो, है ना। उसके बाद फिर बाद में क्या किया गया, जो प्लांट्स उनको भी क्या कर दिए कि प्लांट को, छोटे प्लांट को अलग हर्ब बोल दिए, उससे बड़े जो प्लांट है जो झाड़ी की तरह थे, है ना, उनको क्या बोल दिए? श्रब बोल दिए, और उससे बड़े बड़े प्लांट को ट्री बोल दिए, ऐसा। तो ऐसा बांटने का था। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, बाहर से देख के, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे बाहर से देख के मतलब मुझे देख के, ऐसे बाहर से देख के आप ऐसा देख सकते हो ना, 2 हाथ है, 2 पैर है, नाक है, मुंह है ना, 2 आंखें हैं, ऐसे। ये क्या है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो बाहर से आपको दिखाई दे रही है, इसको आप देख के बता सकते हो। ठीक है, तो वो होता है। ठीक है, उनके हिसाब तो ये साइंस विद डील्स विथ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। मतलब एक ऐसा ब्रांच है ये, है ना, टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है ना, जिसमें क्या किया जाता है, हम किसी भी जीवों, है, किसी भी जीव को हम क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई कर रहे हैं, बांट रहे हैं। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसके आधार पर हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है? विज्ञान की ही एक ब्रांच है, विज्ञान की शाखा, जिसका काम ही है चीजों को बांटना, क्लासीफाई करना। लेकिन ऐसे नहीं, रैंडम नहीं कि ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसा नहीं। कुछ नियम है उसके अनुसार से, कुछ रूल्स बने हैं उसके हिसाब से बांटना। ठीक है, तो ये होता है टैक्सोनॉमी। हम 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ये मेजर स्टेप्स हैं इसके। ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन। चीजों की पहचान करेंगे, क्या करेंगे? पहचान करेंगे। फिर चीजों का हम क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। नामकरण करेंगे। चीजों का नामकरण करने के बाद क्या करेंगे? उसको क्लासिफाई करेंगे, उसको बांटेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम फिर बांटेंगे। ठीक है, तो पहले चीजों की पहचान करेंगे, कौन कौन सी चीज है ना, कौन कौन से जीव सेम है, कौन कौन से अलग अलग, ऐसे, है ना। क्या करें? उसकी पहचान कर लिए, कोई रेंग सकता है, कोई नहीं रेंग सकता, ऐसे करके हम चीजों को पहले पहचान करेंगे। पहचान कर लिए, उसके बाद इसको नामकरण करेंगे। नामकरण करने के बाद उसको हम बांटेंगे कि भाई तू फलाना इधर आ जा, तू फलानी इधर आ जा, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे उसको बांटेंगे। तो पहले उसको पहचानना जरूरी है, उसके बाद नामकरण, उसके बाद बंटवारा। ठीक है, तो ये हो गया। तो टैक्सोनॉमी में 3 मेजर चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। ये सवाल आता है ना इससे, कि टैक्सोनॉमी में हम किसका अध्ययन करते हैं? क्या कर रहे हैं? चीजों की पहचान करते हैं, चीजों का नामकरण करते हैं, और चीजों को क्लासिफाई करते हैं। ये 3 स्टेप्स, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, जो टैक्सोनॉमी टर्म है वो एपीडी कैंडोले ने दिया था, है ना। लेकिन टैक्सोनॉमी के फाउंडर, मतलब शुरुआत किसने की थी टैक्सोनॉमी की, है ना, तो वो थे अरस्तु, एरिस्टोटल। ठीक है, उन्होंने सबसे शुरू में ऐसे डिसाइड किया था कि चीजों को हम बांटेंगे ऐसे करके, है ना। तो प्लांट को अलग बांट दिए, एनिमल को अलग बांट दिए, ऐसे। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, ऐसा सबसे शुरू में इन्होंने डिसाइड किया था अरस्तु ने। प्लांट को फिर ऐसे 3 कैटेगरीज में बांट दिए, ट्री, श्रब, हर्ब। वैसे एनिमल्स को ऐसे 2 कैटेगरीज में बांट दिए, है ना, अनाइमा, इनाइमा, ऐसे करके, है ना। अनाइमा का मतलब जिसके पास लाल रक्त नहीं है, अब्सेंट, है ना, रेड ब्लड। और इसके पास, इनाइमा के पास प्रेजेंट, कौन सा? रेड ब्लड। ठीक है,
ये ऐसा, तो ऐसे इन्होंने शुरुआत किया था सबसे पहले बांटने का, अरस्तु ने, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल क्लासिफिकेशन, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आपने केवल क्या पढ़ा है, क्लासिफिकेशन करना मतलब चीजों को बांटना। तो शुरुआत कैसे हुई थी उसके बारे में पढ़ा। तो शुरुआत क्या था, इनका जो बाहरी लक्षण उसको देख के बांटना चालू किए थे, है ना। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स रहते हैं, इसके अंतर्गत टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, जिसके आधार पर चीजों को बांटा जाता है। तो सबसे पहले जीवों की पहचान की जाती है, उसके बाद उसका नामकरण करते हैं, उसके बाद फिर उसको बांटते हैं, ठीक है। ये जो टर्म है टैक्सोनॉमी टर्म, वो एपीडी कैंडोले ने दी थी। फाउंडर हैं इसके टैक्सोनॉमी के कौन, अरस्तु, अरिस्टोटल, ठीक है। टैक्सोनॉमी के टाइप्स, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, देखिए सिंपल, टाइप्स का मतलब क्या होता है, प्रकार, है ना। मतलब टैक्सोनॉमी के प्रकार देखेंगे हम। तो ये इसके ना 3 प्रकार हैं। पहला है क्लासिकल टैक्सोनॉमी, दूसरा है मॉडर्न टैक्सोनॉमी, और तीसरा और एडवांस है जिसको हम बोलते हैं सिस्टेमैटिक्स, ठीक है। तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी क्या था, ये पुराना जमाना था, पुराना, है ना, जिसमें हम केवल और केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है बाहरी चीजों को देख के, ये चीजें हाथ पैर ये सब, स्किन कलर, ये सब देख के हम उसको क्लासिफाई करें, उसको बांटे। तो ऐसा जैसे चिड़िया है, इसमें बाहर सब क्या दिख रहा है, आंखें दिखाई दे रही है, इसका रंग दिखाई दे रहा है, ये नीले रंग का है ना, नीचे इसका व्हाइट है। वैसे यहाँ पर एक प्लांट है, उसको देख के क्या है, ये तना है इसका, इतना मोटा है, यहाँ पर फल लगे हैं, वो कैसे वाले फल हैं, पत्तियां हरी हैं, पत्तियां कैसी हैं इसकी, ऐसा है ना, शेप कैसा है इसका। तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं उसके आधार पर इसको बांट के रखे थे, ठीक है। तो ये कहलाता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। चलिए, मॉडर्न टेक्सोनॉमी मतलब एडवांस टेक्सोनॉमी क्या था, नया वाला टेक्सोनॉमी, ये तो पुराना टेक्सोनॉमी के लिए है। एडवांस टेक्सोनॉमी क्या था, ये कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। इन्होंने शुरुआत की थी कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी, कुछ नियम है जिसके अनुसार से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो ये था किसके आधार पर, मॉर्फोलॉजी तो था, ऐसे बाहरी लक्षण तो इन्होंने देखा, बिल्कुल इसको देखा, ठीक है, लेकिन उन्होंने आंतरिक लक्षण भी देखा, एनाटॉमी, इसको काट के भी देखा, इसके तने में या फिर फल में सिमिलैरिटी है या नहीं, है ना, पत्तियां हैं तो उसमें कुछ सिमिलैरिटी है या नहीं, सेल का स्ट्रक्चर, सेल जो है वो कैसा वाला सेल है, ऐसा सेल है तो कैसा है ये सेल, है ना, क्या सेम है, मान लो बैक्टीरिया ले लेते हैं उसमें ऐसा सेल रहता है क्या, ऑर्गेनेल्स रहते हैं क्या, ऐसे, तो उसके आधार पर इन्होंने ऐसे इसको क्लासिफाई किया था। ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी का मतलब समझते हो, ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है ये कि जन्म से लेकर उसका मरने तक का जो सफर है ना, ये कहलाता है ऑन्टोलॉजी, है ना। प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन जो हम बोलते हैं क्या, जो उसका स्टेज है जन्म से लेकर मृत्यु तक का, आखिर उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे वो विकसित जीव बना, ये सफर है, ये ऑन्टोलॉजी है। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस, जो बाहरी वातावरण है उसके प्रति उसका व्यवहार कैसा है ना, वो कैसे वातावरण में रह रहा है, उसको दूसरे वातावरण में लेके चले जाए तो वहां पर क्या नुकसान होगा उसको, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार पर इन्होंने क्लासिफाई किया था, मॉडर्न टेक्सोनॉमी को दिया। बट एक चीज इन्होंने नहीं दी, वो क्या, इट डिड नॉट इंक्लूड इवोल्यूशन, इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में नहीं बताया कि कोई जीव है उसकी उत्पत्ति आखिर हुई तो हुई कहाँ से है ना, जिससे हमारी उत्पत्ति प्लांट से हुई ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। तो वैसे इन्होंने क्या बोला कि इवोल्यूशन नहीं बताया कि पहले हम बंदर थे तो बंदर से ऐसे विकसित जीव बने, हम मोबाइल वगैरह चलाने वाले टाइप के, तो ऐसे बने तो बने कैसे, बंदर थे तो बंदर से ऐसे विकसित कैसे हुए, इससे पहले और कुछ था क्या वो, ऐसे। तो ये इवोल्यूशन भी, तो ये चीज इन्होंने इंक्लूड नहीं किया किसमें, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में, किन्होंने, कैरोलस लिनियस ने। कोई डाउट इसमें किसी को भी, क्लासिकल केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉडर्न में सब चीज ले लिए, केवल क्या नहीं लिया, इवोल्यूशन, ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर ले लिया, एनाटॉमी ले लिया, मॉर्फोलॉजी सब ले लिया, लेकिन इवोल्यूशन के बारे बस में नहीं बताया उन्होंने कि उसका उत्पत्ति आखिर हुई तो हुई कहाँ से और कैसे वो विकसित हुआ उस चीज से, ठीक है। ये चलो, तीसरा है आपका सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक है ना, तीसरा टाइप है। सिस्टमैटिक्स क्या है, इसका मतलब होता है
सिस्टमेटिक का मतलब होता है ऑर्डरली अरेंज्ड, है ना, एक सीक्वेंस में उसको अरेंज करके रखना, ठीक है। ये भी कैरोलस लिनियस ने दिया था, अपनी गलती को सुधारा था इन्होंने, जो गलती इनसे हो गई थी मॉडर्न टेक्सोनॉमी में, है ना। मतलब जो इन्होंने इसमें क्या इंक्लूड किया होगा, इवोल्यूशन, है ना। इन्होंने क्या किया, इवोल्यूशन को यूज किया था। ये है क्या, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, जो जीव रहते हैं, है ना, किसी भी जीव है तो उसके अरेंजमेंट की बात करेंगे, है ना, किसी भी जीव है उसके अरेंजमेंट की बात करेंगे। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये देखिए इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इन्होंने ऐड कर दिया इसमें, है ना। सब चीजें थी उसके बारे में, डाइवर्सिटी से लेकर हर चीज उन्होंने स्टडी किया, और उन्हें साथ में क्या यूज किया, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। आखिर उसकी उत्पत्ति कहाँ से, उसको बोलते हैं फाइलोजेनिक। फाइलोजेनिक का मतलब क्या होता है, वंशावली। जैसे हमारे बारे में जब आय जाति वगैरह बनवाने चाहते हैं बेटा, ऐसे बोला जाता है, पटवारी ऐसे लिखते रहता है कि हाँ बताइए आपके परदादा का नाम, हाँ उसके कितने बेटे, हाँ तो आपके दादा कौन, ये फलाना फलाना, आपके दादा के कितने बच्चे, ये इसमें से आपके पापा कौन थे, ये आपके पापा के कितने बच्चे, 4-5 जितने भी हो बताओगे, इसमें से किसका बनवाना है ये। तो ये जो चार्ट बना रहता है ना ऐसा, ये क्या कहलाता है, ये वंशावली कहलाता है। वैसा तो वंशावली है ये, है ना। आखिर उसकी उत्पत्ति आखिर हुई तो हुई कहाँ से, ठीक है। ये इंसान है, ये इंसान आखिर बना तो बना कहाँ से है, क्या ये बंदर से बना है ना, क्या ये बंदर से बना है या किस से बना है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये होता है सिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, इसको हम साथ में बोलते हैं सिस्टमेटिक बायोलॉजी, सिस्टेमिक बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक बायोलॉजी, मतलब सिस्टमेटिक्स और टैक्सोनॉमी दोनों को साथ में। टैक्सोनॉमी में क्या कर रहे थे, हम चीजों की पहचान कर रहे थे, नामकरण कर रहे थे और क्लासिफाई कर रहे थे। इसमें हम सिस्टमेटिक्स में क्या कर रहे हैं कि चीजों को बांट रहे हैं, लेकिन इसके क्या कर रहे हैं, हम उसका बहुत डिटेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एकदम माइनर डिफरेंस उसके आधार पर है, ठीक है। टर्म सिस्टमेटिक्स कैरोलस लिनियस ने दिया था, है ना। अगर मान लो सवाल आ जाता है कि सिस्टमेटिक टर्म किसके द्वारा यूज किया गया, तो कैरोलस लिनियस ने किया था, ठीक। चलिए ये हो गया। लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के लेवल्स में क्या है, सिंपल, यहाँ पर हम 3 लेवल के बारे में बात करेंगे, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। तो अल्फा टैक्सोनॉमी में क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को खोजेंगे, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, उसका नामकरण करेंगे। जो जीव है उसको पहले खोजेंगे, खोजने के बाद उसके बारे में विवरण देंगे, उसके बाद उसका नामकरण करेंगे। इसमें कर रहे हैं अल्फा टैक्सोनॉमी में। तो सबसे पहला टैक्सोनॉमी है, बेसिक स्टेप है टैक्सोनॉमी का, है ना, फर्स्ट एंड बेसिक स्टेप, ठीक है। क्या, कौन सा, अल्फा टैक्सोनॉमी। इसमें केवल आप नामकरण कर रहे हो, नहीं, नामकरण के साथ आप क्या कर रहे हो, उसका विवरण भी दे रहे हो, विवरण करने के साथ आप इसको ढूंढ भी रहे हो, खोज रहे हो, है ना, ठीक है। ये हो गया। फिर ये हो गया, उसके बाद है आपका बीटा टैक्सोनॉमी। बीटा टैक्सोनॉमी में आप क्या कर रहे हो कि केवल और केवल पहचान कर रहे हो, आइडेंटिफाई, नामकरण कर रहे हो किसी जीव का, नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो, केवल केवल आइडेंटिफाई कर रहे हो, पहचान कर रहे हो। नेचुरल ग्रुप्स एंड बायोलॉजिकल क्लासेस, जो जीव है उनका ऐसा ग्रुप है, उनका क्लास है, उन सबको आप ये कर रहे हो, पहचान कर रहे हो, ठीक है, बीटा टैक्सोनॉमी। तीसरा है आपका गामा टैक्सोनॉमी। गामा टैक्सोनॉमी में क्या कर रहे हो, आप इवोल्यूशनरी प्रोसेस के बारे में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इसमें ना ही आप पहचान कर रहे हो, ना ही आप नामकरण कर रहे हो, ना ही खोज कर रहे हो, केवल क्या कर रहे हो, उसका जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो सब आप इसमें स्टडी कर रहे हो, है ना। इवोल्यूशन देखना, ये आखिर एक प्लांट है, उसकी उत्पत्ति आखिर किससे हुई है, कोई एनिमल है उसकी उत्पत्ति कोई एनिमल है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, ऐसा, ठीक है। ये सब टैक्सोनॉमी के स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, है ना, ये सब बेसिक्स हैं टैक्सोनॉमी के, ये सब पढ़ चुके हैं अपन लोग। तो फिर अभी के लिए इतना ही, फिर आगे के लेक्चर हम कंटिन्यू रखेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।